स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है नए मंत्रिमंडल पर जो काफी बड़ा हो गया है अब, और अब तमाम उसमें नए चेहरे शामिल किए गए। और इस बार के मंत्रिमंडल की खास बात है उसमें बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि शायद अब आउट परफॉर्मेंस आपको यहां से देखने को मिलेगा। राजनीतिक तौर पर भी हम उस चीज को समझने की कोशिश करें। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए विशेष निवेदन है कि छोटे छोटे जवाब दें, क्विक जवाब दें। देशमुख जी, आप क्विकली आपसे मैंने आपसे कहा था कि जो बड़े लेखक होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर के जरिए अपनी बात कहते हैं, तो आप अपने लाइव ट्रैकर के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, जो मैं सारे वक्तव्य आपको देख रहा हूं। इस सवाल पे आपका ट्रैकर क्या कह रहा है कि रियल इश्यूज को छोड़ के बाकी सब पे लोग ध्यान दे रहे हैं? सवाल पे ट्रैकर लोग अपने हिसाब से बताते हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, कुछ उम्मीदें टूटी, उस उम्मीदों के टूटने का गुस्सा भी दिखा। बावजूद इसके उम्मीदों के टूटने के बावजूद लोग फिर से उम्मीदें लगा रहे हैं धीमे धीमे। ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले महीने के आंकड़ों में तो हमको लग रहा था लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। और मुझे लगता है कि शायद यहां से रिकवरी का, जिसे अक्सर कहा जाता है वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, तमाम तरीके की रिकवरीज बता दी जाती हैं, डब्ल्यू शेप रिकवरी बताई जाती है जिगजैग मूवमेंट में। मुझे इस बात की तो उम्मीद नहीं है कि वी शेप रिकवरी कोई सरकार की रेटिंग्स की तुरंत हो जाएंगी इससे, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कुछ समय से कि जो नुकसान होना था या जो क्रैशिंग होनी थी वो हो चुकी है। और अब उससे नीचे उनके आंकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि धीमे धीमे करके बेहतरी हो रहे हैं। तो अब यहां से समय कितना लगेगा उनको वापस रिपेयर करके अपने आंकड़ों को दुरुस्त जगह पहुंचाने में, और वो समय और चुनाव का समय ये ओवरलैप होगा या उससे पहले रिकवरी हो जाएगी, ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है पूरी चीजों का। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की उम्मीदें जरूरत से ज्यादा भी रही हैं। ये भी एक विषय हो सकता है, क्योंकि 60-70% की अप्रूवल रेटिंग, सच बात ये है कि ये पूरी दुनिया में कहीं और थी भी नहीं जी। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कोई इतने हाई रेटिंग से अगर 40%, 38%, 42% पे आ जाए तो वो हमें क्रैश दिख रहा है, लेकिन दरअसल दुनिया के पैमाने पे, बाकी लोगों के पैमाने पे वो अभी भी अच्छी रेटिंग ही मानी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जिस ओर बाकी पैनलिस्ट इशारा कर रहे हैं, मैं उनसे भी इत्तेफाक रखता हूं कि आज की तारीख में समस्याएं लोग बहुत साफ बोल रहे हैं कि कोविड नहीं रह गई है। समस्याएं आर्थिक हैं, समस्याएं बेरोजगारी हैं, समस्याएं घर का राशन चलाने की है। तो ये जो नए सच्चाइयां हैं, नए यथार्थ हैं जो इससे दो चार हो रहा है, उसमें किस हद तक गवर्नेंस के लेवल पे, बाकी चीजों के लेवल पे अब सरकार काम करके भरोसा जता सकती है, लोगों को सहायता कर सकती है। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये कर्व वी शेप होगा, यू शेप होगा, डब्ल्यू शेप होगा या जेड शेप होगा। हमें नहीं पता इसमें रिकवरी का के शेप होगा सर, या के शेप होगा। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही या के शेप भी बहुत खतरनाक है। के शेप भी आजकल जनता जनार्दन होती है। जनता शायद अच्छी बात ये होती है कि हम लोग की तरह बाइनरीज में नहीं देखती। वोट का डिसीजन भी कभी बाइनरी में नहीं होता, समग्रता से होता है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो लोग, बेरोजगारी कम होती है, ठीक हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, लोग नाराज होते हैं, कम होती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन कोविड की क्राइसिस जिसमें घर में किसी की जब मृत्यु हुई तो मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं है। वो नाराजगी किस हद तक बनी है, किस हद तक बनी रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, इसको देखना पड़ेगा। जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आप हमारे साथ हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है यशवंत जी, आपका पॉइंट टेकन है यहाँ पे। प्रेम शुक्ला जी शायद अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है। हर्षवर्धन, इसी सवाल को लेकर आपके पास आता हूँ। जी अच्छा, शुक्ला जी जुड़े हुए। शुक्ला जी, एक सवाल छोटा सा है, ये जो एक नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता वाला, ये क्या है? मतलब मैं इसमें क्या होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना सर इसको। देखिए, सहकारिता का पूरे देश में जो है सहकारिता आंदोलन बड़ा आंदोलन रहा है, और बहुत सारे प्रदेशों में सहकारी संस्थाओं का देश की अर्थव्यवस्था में, रोजगार के सृजन में, बहुत सारे उत्पादों में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
ऐसे में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए नीति का निर्धारण करना और उनके समन्वय का काम करना, इस दृष्टि से मुझे लगता है इस मंत्रिमंडल का, इस मंत्रालय का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल, इस पे थोड़ा वॉच आउट रहेगा क्योंकि अमित जी के पास है तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय में मान के चल रहा हूँ, तो इसलिए जानना चाहता था कि इसमें दरअसल क्या है, क्योंकि बहुत सारी राज्य स्तर पे ये कोऑपरेटिव्स चलते हैं, तो सेंटर उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे आगे हम लोगों को पता चलेगा। हर्षवर्धन, हाँ आपके पास वापस आ जाता हूँ। मूल सवाल जो फिर से उसी पे लौटते हैं, जो कि अभी बहुत विस्तार में देशमुख जी बता रहे थे, लेकिन सवाल वहाँ पे मेरा फिर वही रहेगा, चूंकि हम एक बिजनेस चैनल है, तो हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, जो सुनते हैं, वो बार बार यही सवाल पूछते हैं कि क्या इस बदलाव से चीज़ें बदलने की तरफ बढ़ेंगी क्या, क्योंकि व्यक्ति बदलने से ही काम बदल जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। व्यक्ति बदलकर चीजें नहीं बदलेंगी। बस जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि आपने एक जो सवाल ये प्रेम जी से पूछा, इसको मैं आपको बताऊं, क्योंकि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जारी की है जो कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर है, और पहली बार होगा कि इसे केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया, जिसके जरिए अब आरबीआई को वो अधिकार चला गया है, और कोई नेता या कोई भी कहीं दूसरे काम करने वाला वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, डायरेक्टर नहीं हो सकता। यहां एक संदर्भ में बता दूं कि 2001 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की जो कोऑपरेटिव कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और 1998 के बाद 1998 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं होती नहीं थी गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट में, बैंकों में। 98 के बाद अमित शाह ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, और जो रूरल इंडिया है, जिसको आप अमूल जैसे कहते हैं, जैसे छोटे छोटे जो डेयरी कोऑपरेटिव कमेटीज हैं, छोटे छोटे जो फार्मर कोऑपरेटिव कमेटीज हैं, छोटे छोटे जो जिनको हम कहते हैं कि एनबीएफसी से जुड़ के पैसे लेते हैं, इन सब को इकट्ठा करके और बहुत बड़ा काम गुजरात में किया। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के तौर पर वो लाभांश में लेकर आए पहली बार कोऑपरेटिव बैंक को। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सहकारी मंत्रालय क्या करेगा। लेकिन जो मूल बात है कि क्या रियल नहीं, मैं तो ये भी समझ रहा हूं कि महाराष्ट्र में की तरफ जाने के अलावा विकल्प नहीं है। हर्षवर्धन, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव्स होती हैं, मैं तो उसके नजरिए से भी देख रहा हूं। मैं इसको बस थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि समय कम था इसलिए मैं रुक गया। महाराष्ट्र में एनसीपी का सबसे ज्यादा कब्जा है, और एनसीपी सबसे ज्यादा परेशान है आरबीआई की उस गाइडलाइन से, जिसमें नेता अब चेयरमैन या डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा कि आप सांसद विधायक भी रहेंगे और आप कोऑपरेटिव भी चलाएंगे। मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव रूरल सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जो अभी शायद मंत्री के तौर पर, चूंकि अमित शाह को लोग देखते हैं तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में उनको पता नहीं है कि वो क्या करके गुजरात से आए हैं, इसलिए उस पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार के सभी मंत्रियों को नितिन गडकरी की मैसेजिंग के तरीके को समझ लेना चाहिए। रियल इश्यूज पे काम करना होगा, और रियल इश्यूज पे काम हुआ ये बताना भी होगा। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। नहीं, सबसे पहले तो जरूरी है कि काम करें, बताने वाली प्रक्रिया तो बाद में।